Dear students, now I am going to explain you types of transformer. Transformer कितने प्रकार का हो सकता है? Let us see. There are two types of transformer. As per the construction is concerned, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, तो उस अनुसार हम ट्रांसफार्मर को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होता है कोर टाइप, दूसरा है शेल टाइप. ठीक है, तो कोर टाइप क्या है? कोर टाइप, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स. देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है ना. दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग. पहला वाला प्राइमरी वाइंडिंग होता है जो सप्लाई से जुड़ा रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं. एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ होती है? आर प्लेस्ड ऑन साइड लिम्स. साइड लिम्ब मतलब ये इसे लिम्ब कहते हैं. दिस इज लिम्ब. ओके, तो ये जो कोर है ना, कोर है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है. सिलिकॉन मिक्स किया हुआ स्टील होता है, इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इससे आसानी से गुजर सकता है. तो इसके इस पार्ट को हम लोग लिम्ब कहते हैं. दिस इज कॉल्ड लिम्ब. तो ये साइड वाला, इस साइड है, दोनों साइड वाले लिम्ब पे ये लपेटा होता है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, है ना. तो साइड लिम्ब पे ये लपेटा होता है. सो वाइंडिंग्स सराउंड द कोर. सो वाइंडिंग्स, जो वाइंडिंग है, जो कॉइल है, सराउंड द कोर. कोर मतलब कि वाइंडिंग जो है वो कोर को सराउंड करता है. यहाँ देखो, ये जो वाइंडिंग है ये कोर को सराउंड करता है, मतलब कोर के चारों तरफ वो है. इट हैज़ टू मैग्नेटिक सर्किट्स. इसकी दो मैग्नेटिक सर्किट होती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोर टाइप. इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब. देखो यहाँ पे ये जो कोर है इसकी बनावट कैसी है? इसमें साइड लिम्ब भी है और सेंट्रल, बीच में भी एक लिम्ब है. और ये सेंट्रल लिम्ब पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों लपेटा हुआ है. तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब. ये सेंट्रल लिम्ब है. दिस इज योर सेंट्रल लिम्ब, है ना, सेंट्रल लिम्ब है. सो कोर सराउंड्स द वाइंडिंग. तो आप देख सकते हो ये कोर है, इस वाइंडिंग के चारों तरफ ये क्या है? कोर है. ये कोर जो है इस वाइंडिंग के चारों तरफ है. तो वी कैन से कोर सराउंड्स द वाइंडिंग्स. और इट हैज़ वन मैग्नेटिक सर्किट. इसमें जो मैग्नेटिक सर्किट है वो केवल एक ही होती है. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप. सो यू कैन सी हियर दैट जो वाइंडिंग्स होती है वो दे आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग. तो एक लो वोल्टेज, LV मीन्स लो वोल्टेज एंड HV मीन्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग. तो जनरली इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इट्स फाउंड दैट ये लो वोल्टेज जो वाइंडिंग होती है वो कोर के नज़दीक की जाती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो कोर से दूर भी की जाती है. यहाँ पे देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो कोर के नज़दीक वाले में है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो दूर में है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज डन नियर कोर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. नंबर वन है लेस इंसुलेशन में बी रिक्वायर्ड. इससे होता क्या है कि ये हमारे ये इंसुलेशन जो होती है वो कम इंसुलेशन ज़रूरत पड़ती है अगर आप लो वोल्टेज, अगर आप कोर के साथ नियर में रखते हो और हाई वोल्टेज दूर में रखते हो, तो इंसुलेशन जो है कम उसकी ज़रूरत पड़ती है. नंबर टू है लीकेज रिएक्टेंस जो है ना, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कोर एंड हाई वोल्टेज. तो ये कोर है और ये हाई वोल्टेज है, ये दोनों के बीच की दूरी जितनी, उस पर असर पड़ता है किसका? लीकेज रिएक्टेंस का. लीकेज रिएक्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है. तो इट इज़ फाउंड दैट कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है कोर से जितना दूर रहेगा उतना लीकेज रिएक्टेंस कम होगा. इसीलिए लो वोल्टेज को करीब में रखा जाता है, हाई वोल्टेज को दूर पे रखा जाता है. यू कैन सी हियर लीकेज रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कोर एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग. HV stands for high voltage winding. When it is farthest, then leakage reactance is low. जब यह हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से ज़्यादा दूर पे होता है, जितना दूर होगा उतना ही लीकेज रिएक्टेंस कम होता है.
तो ये तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम हो गई। यू कैन सी हियर शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो सेंट्रल लिम्ब पर भी लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दूर पे करते हैं, है ना। तो दे आर टू पॉसिबल डायग्राम्स इन दिस सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक ये जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग नज़दीक किया है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और यहाँ पर हमने ये जो प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल को सेंट्रल वाइंडिंग सेंट्रल लिम्स पे मैंने किया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर। तो देखो इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर ओके, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके पहले भी ये समझो कि हमारा जो एसी जो सप्लाई है, हमारा जो करंट है एसी सप्लाई, मतलब जो हम लोग इनपुट करते हैं, यही मेरा इनपुट है ना, यही मेरा इनपुट है, ट्रांसफार्मर में हम यही इनपुट करते हैं, तो वो एसी होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो ईएमएफ होगी या करंट जो होगा वो हमेशा उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। तो एसी का जो ईएमएफ है या करंट है या इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। तो ये बेसिक थिंग है जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल बी, है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफरेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ए गिवन एरिया से, है ना, ए गिवन एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया ए है, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलरली गुजर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए गिवन एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते। तो आप देखो कि ईएमएफ जो है और करंट जो है, अगर ये पीरियोडिकली, है ना, एसी करंट में क्या होता है कि पीरियोडिकली जो है उसकी जो ईएमएफ और करंट जो आई है, ये इसकी जो ग्राफ होती है वो इस तरीके से होती है, मतलब फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ में ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह से। तो करंट जो है, कभी आप अगर आप करंट को इमेजिन करो तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है थोड़े समय के लिए, तो आफ्टर हाफ टाइम ये फिर इधर भी जाएगा, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाती है। करंट एक बार इधर जा रहा है तो फिर इधर जा रहा है, तो करंट एक बार इधर गया, पॉजिटिव का मतलब इधर गया, तो निगेटिव का मतलब इधर गया। तो करंट की दिशा हमेशा लगातार बदलते रहती है, रिवर्स कर जाती है। एक बार इधर गया करंट तो इधर गया करंट, क्या तो करंट की दिशा, जबकि डीसी करंट में क्या है, करंट हमेशा एक ही दिशा में जाती है। करंट हमेशा आप कह सकते हैं कि एक वायर में करंट डीसी, ये आई इधर है, ये डीसी है, लेकिन एसी में आप नहीं बता सकते हो। एसी में क्या है, ये करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो एक वायर में एसी जो है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा रिवर्स पीरियोडिकली वो बदलती रहती है। तो एनीवे ये जो करंट और ईएमएफ जो लगातार बदल रही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वो भी रिवर्स करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगी। नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी रिवर्स कर जाएगा। तो जो इसका ऑसिलेशन है मैग्नेटिक ईएमएफ का या करंट का जो ग्राफ है, तो नेचुरली है कि इसकी जो ग्राफ होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की वो भी ऐसा ही होगी। तो ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा जो ईएमएफ है या करंट है एसी करंट में, ये हम लोग ईएमएफ को हम लोग पीरियोडिकल लेते हैं, E इजिकल टू EM साइन ओमेगा टी, है ना, या करंट I इजिकल टू IM साइन ओमेगा टी। ये IM क्या है, EM क्या है, तो मैक्सिमम पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू है, और ये
इंस्टेंटेनियस करंट है I और E इंस्टेंटेनियस EMF। एक पार्टिकुलर टाइम पे आपका EMF कितना होगा, अगर ये EMF वर्सेस ग्राफ है तो EMF आप निकाल सकते हो E से और करंट निकाल सकते हो एक गिवन टाइम पे। और ये साइन यहाँ पे है, साइन का मतलब है कि जब साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, सिनुसोइडल ग्राफ होता है। तो EMF जो है और करंट का अगर ग्राफ ऐसा है, सिनुसोइडल है, उसकी फंक्शन ऐसी है, तो नेचुरली है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फंक्शन ऐसा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट द फंक्शन for magnetic flux be phi is equal to phi magnetic flux phi m sin omega t। ओके, phi m sin omega t, जहाँ phi m क्या है तो हम कह सकते हैं कि ये पिक वैल्यू है, ये phi m जो है पिक वैल्यू है। कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस टू रिप्रेजेंट इट। तो आप देखोगे कि अगर हम इस तरफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लेके चल रहे हैं और इधर हम ओमेगा टी लेके चल रहे हैं, ओमेगा टी, ठीक है, तो हमारा जो ये फाई है ये फाई एम को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना, ये पिक वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है वो पिक वैल्यू होती है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, -1 होती है ना, साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 -1। तो नेचुरली है कि फाई का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम प्लस फाई एम या माइनस फाई एम, प्लस फाई एम मतलब इधर और माइनस फाई एम मतलब इधर हुआ। तो ये इसी के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। फाई का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी के बीच में वो ऑसिलेट करता है पीरियडिकली। तो ये जो वैल्यू है ये फाई एम है। चलो, और ओमेगा टी, जैसे जैसे टी बदलेगा, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है, और ये तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन टी जो है वो बदल सकता है, लगातार टाइम बदल रहा है। तो अलग अलग टाइम पे आपको फाई का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। कभी फाई का वैल्यू इतना आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम इतना आएगा, फिर घटेगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा। तो दिस इज द सिनुसोइडल ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब लेट अस सी कि हमारा जो फैराडेज लॉ था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, according to Faraday's law, फैराडे ने क्या कहा था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हमने ट्रांसफार्मर में क्या देखा कि जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करती है तो उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, तो n d phi अपॉन dt, और ये माइनस E क्या है, EMF, इंड्यूस्ड EMF, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जिस क्वाइल में EMF इंड्यूस हो रही है उस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप यहाँ देखो कि अगर हमारा प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है ना, और सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो हमारा जो E1 होगा प्राइमरी क्वाइल, अगर हम ऐसा लेके चलते हैं कि ये प्राइमरी क्वाइल है और ये सेकेंडरी क्वाइल है, ओके, इसमें ये प्राइमरी क्वाइल है, प्राइमरी क्वाइल, और ये है सेकेंडरी क्वाइल, ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, मतलब N2 बार हमने इसमें वायर को लपेटा है, राइट। तो हमारा जो EMF है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जैसे प्राइमरी कॉइल का EMF N1 पे टर्न डिपेंड करता है, और सेकेंडरी कॉइल को जो EMF इंड्यूस होगा वो N2 पे डिपेंड करता है। और d phi अपॉन dt क्या है, तो ये जो phi है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किस रेट से dt से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब हम देख रहे हैं कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी जो चेंज है वो कितनी है, हाउ डज इट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अगर देखा जाए कि फैराडे लॉ को अगर कंसीडर किया जाए, और ये माइनस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइनस का मतलब होता है कि जो EMF इंड्यूस होता है वो हमने बताया था कि वो हमेशा विरोध करता है, अपोज करता है
किसका? कॉज का, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो इंड्यूस कर रहा है। तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करता है, हमने बताया था बैक ईएमएफ। ओके, तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी कॉइल में N1 पे डिपेंड करेगा और सेकेंडरी कॉइल में N2 पे डिपेंड करता है। तो सपोज इसमें हमारा जो सपोज N1 and N2 are number of turns in primary and secondary coil. Secondary coil, okay. और E1 and E2 are induced EMF in primary and secondary coil. ओके, सिंपल है। ओके, तो एज पर द फैराडेज लॉ, ये जो बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करें, यही फॉर्मूला का, तो क्या होगा? E के जगह पर E1 फॉर प्राइमरी कॉइल आई एम राइटिंग E1 इज इक्वल टू माइनस N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड d phi अपॉन dt, एंड E2 कितना हो जाएगा? उसी तरीके से E2 मतलब सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, तो माइनस N2 d phi अपॉन dt। ओके, अब अगर हम E1 को सॉल्व पहले करते हैं तो लेट अस सी, हमारा E1 जो है, यू कैन सी हियर E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d phi। फाई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई का वैल्यू कितना है? इसका फंक्शन है फाई m साइन ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं d, फाई की जगह पर लिखते हैं फाई m साइन ओमेगा टी अपॉन dt। ये फाई m क्या है? तो पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक ग्राफ के लिए ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है ना, चाहे ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ का हो, ईएमएफ का हो या करंट का हो, तो ये जो वैल्यू जो है, जिसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, ये हमेशा फिक्स होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स। ओके, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ये वैल्यू बदलता नहीं है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फाई एम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर रख लेते हैं, तो हम माइनस N1 फाई एम बाहर आ गया, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, और ये हो गया d साइन ओमेगा टी अपॉन dt। तो साइन ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस, तो लिखेंगे माइनस N1 फाई m कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो ओमेगा टी का क्या होगा? ओनली ओमेगा, तो ओमेगा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब हमारा जो E1 हुआ वो कितना हुआ? लेट अस सी, तो हमारा जो E1 हुआ वो कितना हुआ देखो, तो देयरफॉर E1 इज इक्वल टू माइनस N1 फाई m मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉस ओमेगा आगे आ जाता है ये, और ये होगा कॉस ओमेगा टी। ओके, अब कॉस ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस N1 फाई m ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस इसके पास ले जाएंगे, साइन को दे देंगे, तो N1 फाई m ओमेगा
ये माइनस साइन को दे देते हैं 90 माइनस ओमेगा टी। ओके, याद रखना माइनस साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं साइन माइनस थीटा, है ना। तो मगर साइन में माइनस है तो वो चला जाएगा एंगल के साथ। तो ये माइनस अगर इसको दे देते हैं तो ये बन जाता है n1 फाई m ओमेगा साइन, और ये जब माइनस इसको दे देंगे तो ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा ना। ओके, तो ये मेरा E1 निकल गया। ओके, तो E1 इजिकल टू हमारा क्या निकला, n1 फाई m ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो इफ फ्रीक्वेंसी जो है वो करंट का या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो भी फ्रीक्वेंसी है इज f, अगर f है तो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई इंटू एन या f, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एक बेसिक फार्मूला है ना एंगुलर वेलोसिटी का या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो हम ओमेगा के जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई f, बिकॉज f इज द फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू, E1 इज ओके, सो वी राइट E1, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू n1 फाई m, ओमेगा के जगह पर 2 पाई f, फिर क्या लिखेंगे ये साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओके, तो इसे हम फाई m को ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू फाई m को आगे लिख दो n1 2 पाई f, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 90। एक चीज़ ध्यान दो कि ये EMF और ये मैग्नेटिक ये फ्लक्स है, तो हमारा जो ये देखा जाता है कि 90 माइनस 90 है, मतलब जो हमारा EMF है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलता है, मतलब ये लैग करता है। माइनस 90 का मतलब है कि लैग करेगा। अगर इसकी फेजर डायग्राम बनाई जाए तो हमारा फेजर डायग्राम ऐसा होगा, फेजर डायग्राम हमारा ऐसा होगा। अगर यहाँ पे फाई है, अगर ये फाई को रिप्रेजेंट करता है और ये E1 या E2 को रिप्रेजेंट करता है ये लाइन, तो 90 डिग्री पीछे जा रहा है ये 90 डिग्री आपका देखो, ये फाई से 90 डिग्री पीछे जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस 90 है। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फेजर, क्योंकि ये फेज का पोजीशन बताता है। फेजर डायग्राम किसका, फेजर डायग्राम किसका, तो ऑफ EMF एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फेजर डायग्राम है वो आप देखो रिलेशनशिप की EMF जो है माइनस 90 फेज या मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब कहते हैं कि EMF, देयरफॉर लिखेंगे EMF लैग्स बिहाइंड, लैग मतलब पीछे होना, लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से पीछे चलता है कितना डिग्री से, बाय 90 डिग्री, या इसको π/2 भी कह सकते हैं, है ना। तो 90 डिग्री या π/2 से ये लैग करता है, पीछे चलता है। राइट, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा वैल्यू, इसे हम एज्यूम करते हैं EM, क्योंकि ये EMF का फंक्शन है। तो EMF का जो फंक्शन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन तो हमें कर्वेचर देगा इस तरह का, इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो ये तो ग्राफ ये ऐसा बनेगा, क्योंकि साइन है तो साइन का ग्राफ तो सही होगा। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होगी, ये जो वैल्यू होगी जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड ये डिसाइड करता है ना। तो किसी भी फंक्शन का आप समझो कि साइन तो बताएगा कि वो उसका पैटर्न कैसा होगा,
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितने बार, कितने समय, ये बताएगा कि कितने बार जल्दी जल्दी वो रिपीट करता है। और ये क्या बताता है, साइन के आगे जो कोएफिशिएंट आप कह सकते हैं, तो वो क्या बताता है, बताता है कि ये जो वैल्यू है ये कितना ऊंचा जाएगा, ये कितना ऊंचा जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, ईएमएफ का। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी ग्राफ की, तो इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैक्सिमम ईएमएफ मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिल जाती है ना। तो हमारा जो मैक्सिमम ईएमएफ है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू EM। चूंकि ये प्राइमरी कॉइल के लिए है तो हम इसको लिख सकते हैं EM1, M1 फॉर प्राइमरी कॉइल, 2 लिखेंगे फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है वो कितना है, इज इक्वल टू 5M N1 2πf। ओके, ठीक है, 5M 2π N1 2πf, ऑलराइट, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो -90 है, -90 का जो वैल्यू है वो अगर ये तो लैग बिहाइंड कर रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू तो ईएमएफ की निकल गई है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी होती है। तो याद रखना, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, उसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम EM1 बाई √2, EM1 अपॉन √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि EM1 की वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 5M N1 2πf अपॉन √2, ये √2 से ये 2 कट जाता है तो ये बन जाएगा √2 5M N1 πf। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ये आपका हो गया N1 5M N1 πf, तो पाई और इसे वैल्यू आप इंक्लूड कर लो, दिस एंड दिस, और इसे रहने दो 5M N1f, तो ये हो जाएगा 4.44। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5M N1f, 5M N1f। सो ये मेरा किसका क्या निकला, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, जिसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं E1। ओके, तो ये हमारा निकल गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, तो हमारा जो इसे हम लोग कैपिटल E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आरएमएस वैल्यू को हम लोग कैपिटल E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरीके से ये तो निकला प्राइमरी कॉइल में, 1 का मतलब प्राइमरी कॉइल, ठीक यही काम हम लोग सेकेंडरी कॉइल के भी कर सकते हैं। तो सिमिलर फॉर्मूला आ जाएगा, सिमिलर इक्वेशंस आ जाएगा। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी कॉइल आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में भी लिखेंगे सिमिलरली फॉर सेकेंडरी कॉइल E2 कितना होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा, तो 4.44, 5M तो रहेगा ही, N1 के जगह पर N2 और F लिख देंगे। ओके ओके, सो अगर हम दोनों की रेशियो निकालें तो क्या होगा, E2 बाई E1, आरएमएस वैल्यू ऑफ सेकेंडरी कॉइल बाई आरएमएस वैल्यू ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4.44 कैंसिल हो जाएगा, 5M कैंसिल होगा, FF कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, N2 बाई N1। सो ये एक रिलेशन आ गई हमारी, राइट। इसे हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं,
एंड दिस इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को कहते हैं टर्न रेशियो। दिस इक्वेशन इज नोन एज टर्न रेशियो, इज टर्न रेशियो, है ना। और ये जो इसकी जो वैल्यू है ना, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑल्सो। के जो है, के इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ओके। नाउ अगर हम ये मान के चलते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस अगर नहीं है, नेगलेक्ट करें लीकेज रिएक्टेंस को, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमारा जो E1 और V1 है ना, अगर लोड को भी इग्नोर किया जाए तो E1 और V1 पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है ना, ये तो EMF हो गया, है ना, और जो V1 है पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगा। तो अगर हम अवॉइड करें, इफ़ वी नेगलेक्ट लीकेज रिएक्टेंस, ओके, लीकेज रिएक्टेंस, एंड हम लोग ये मान के चले कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है ना। If we neglect leakage reactance and for ideal ट्रांसफार्मर अगर हम मान के चले कि ये आइडियल है, ठीक है, मतलब लोड भी नहीं है, एंड देयर इज नो लोड, एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो लोड, लोड नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि E1 इज इक्वल टू V1 होता है। E1 इज इक्वल टू कैपिटल E, दैट इज RMS वैल्यू, है ना, एंड E2 इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू V2 होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा E1 के बराबर। तो हम इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि जो रिलेशन इसका है वो रिलेशन V1 V2 का भी होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो देयरफॉर लिख सकते हैं कि E1 बाई V1, E1 बाई E2, सॉरी E2 बाई E1 कर दो, इज इक्वल टू V2 बाई V1 होगा। मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर दें इसके साथ तो लिख सकते हैं देयरफॉर E2 बाई E1 RMS वैल्यू ऑफ EMF इक्वल टू V2 बाई V1 एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बाई N2 बाई N1 इज इक्वल टू K, ओके। सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब ये मान के चलते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा है ये 100% इफ़िशियंट है। 100% इफ़िशियंस का मतलब है कि हमारा कोई भी पावर का नुकसान नहीं होता है, हमारा कोई भी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ये बना रहा है वो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे गुजर रहा है, मतलब कोई भी लीकेज नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ये बना रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से इसमें इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई जो ये बना रहा है कोई नुकसान नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं से लीक नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो अगर हम मान के चलें कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो 100% इफिशिएंट है, तो कोई भी एनर्जी का नुकसान नहीं है, कोई भी पावर का नुकसान नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। तो लिखेंगे इफ़ वी सपोज, हम मान के चलते दैट देयर इज 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर, अगर 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर है देन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, देन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर और कोई भी लीकेज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का, देन P इज इक्वल टू क्या होता है VI,
देन है ना, तो V1I1 इज इक्वल टू V2I2, मतलब I1 करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसमें V2, इसमें RMS वैल्यू है E1, इसमें RMS वैल्यू है E2, है ना। तो हमारा जो V1I1, क्योंकि पावर इजिकल टू, आपको याद होगा कि पावर इजिकल टू होता है V इंटू आई, ओके। तो पावर का नुकसान नहीं है, मतलब जितना पावर इसका है वही पावर इसका भी होगा। तो V1I1 इजिकल टू V2I2, उस हिसाब से अगर हम V1 को इधर ले आए V2/V1, तो ये I1 बाई I2 हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इजिकल टू V2 अपॉन V1। तो इस रिलेशन को अगर हम कोरिलेट करें, देखो V2/V1 तो ये उल्टा हो गया, V2 यहाँ है तो यहाँ I1 है, मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर अगेन इस रिलेशन को लिख सकते हैं E2/E1 इजिकल टू V2/V1, V2/V1 मतलब I1/I2, जस्ट यहाँ उल्टा हो जाता है, ध्यान देना, I1/I2 इजिकल टू N2/N1 इजिकल टू K। सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल जाती है। सो ये जो रिलेशन है, दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर योर ट्रांसफार्मर। इसमें आप कोरिलेट कर सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस इज टर्न रेशियो, ओके। नाउ वी विल सी वन इम्पॉर्टेंट केस स्टडी दैट कि K का जो वैल्यू है उससे क्या पता चलता है, वो क्या डिटरमाइन करता है ना। तो टर्न रेशियो जो है, जो हमारा K, जो टर्न रेशियो भी कहलाता है, ये अगर केस 1 इफ K का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, K का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो हम देखेंगे कि देयरफॉर हमारा N2 जो होगा वो N1 से बड़ा होगा, ठीक है। K का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो N2 जो है N2/N1 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर N2 जो है बड़ा होगा N1 से, और उस हिसाब से E2 भी बड़ा होगा E1 से, V2 भी बड़ा होगा V1 से, है ना। तो V2 बड़ा होगा V1 से, मतलब वोल्टेज बढ़ेगी, V2 बड़ा हो रहा है V1 से, N2 बड़ा है N1 से, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि देयरफॉर V2 जो है या RMS वैल्यू E2 जो है वो बड़ा होगा, E2 जो है वो बड़ा होगा E1 से। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि आपकी वोल्टेज बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, प्राइमरी कॉइल में कम है, तो हम वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब इसको कहते हैं दिस इज फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज बढ़ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड केस आप ले लो कि अगर K का वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। N2 कम हो जाएगा N1 से, E2 कम हो जाएगा E1 से, V2 कम हो जाएगा V1 से। तो इफ K छोटा होगा देन क्या होगा, N2 छोटा हो जाएगा N1 से, V2 छोटा हो जाएगा V1 से, एंड E2 छोटा हो जाएगा E1 से, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगी, मतलब दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। और अगर केस 3 में देखते हैं कि अगर K का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन इसका मतलब होगा कि N2 जो होगा वो N1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे की स्थिति में जो ट्रांसफार्मर है उसे कहा गया है 1-to-1 ट्रांसफार्मर। दिस इज फॉर 1-to-1, ऐसे लिखते हैं 1-to-1 ट्रांसफार्मर, मतलब 1-to-1 ट्रांसफार्मर,
इसे नाम दिया गया है 1-to-1 ट्रांसफार्मर, मतलब जितना है इनपुट उतना ही आउटपुट है, 1-to-1 ट्रांसफार्मर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. This is also called isolation transformer. Isolation transformer. ओके. और जो हमारे जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस मैंने ड्राइव किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इज E1 इज इक्वल टू, ये प्राइमरी कॉइल के लिए है ना. हमने क्या लिखा था, EM1 साइन ओमेगा टी माइनस 90, है ना. और EM1 क्या होता है यहाँ पे, उसी तरह से E2 भी निकाल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए, EM2 साइन ओमेगा टी माइनस 90. और आपका EM1 क्या था, तो EM1 हमारा था फाई 2 पाई एफ N1, है ना. EM1 फाई एम 2 पाई एफ और N1, और EM2 क्या है, फाई एम 2 पाई एफ N2. So these are the very important relations, equations which are very useful. Okay, thank you.